लगभग सबके स्कूल में ये चैप्टर तो हो ही जाता है स्टार्टिंग में। तो मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट लगभग सब किसमें हो गया होगा, आई थिंक बेसिक फंडामेंटल आपको आता होगा। फिर हम पूरा डिटेल में सारा ही देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा स्पीड में बेसिक चीजों को देख लेंगे। आपको जो आता है तो आप बताते रहना कि हाँ सर ये आइडिया है इसके बारे में, और जो नहीं आता है वो फिर मैं आपको बताता हूँ। मेन तो इस बार जो सिलेबस में है वो सिलेबस वाली सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं, और उससे रिलेटेड जो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ उतना करेंगे। और आपने नोट्स जो मैं करा रहा हूँ इतना पार्ट भी अगर अच्छे से कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, 1-2 मिनट और वेट कर रहे हैं फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, साइड बाय साइड इसकी मॉड्यूल करते रहना। और इसके पहले जो चैप्टर था अपना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका भी हम डाउट डिस्कशन के लिए, अब जैसे या तो अगर आपने कर रखी हो तो आज आप लेक्चर के एंड में पूछ सकते हो, और हर लेक्चर के एंड में आखिरी के 5-10 मिनट अपन मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन ही करेंगे। तो आपको अपनी ईमानदारी से मॉड्यूल को सॉल्व करना है, और लेक्चर के एंड में मॉड्यूल से रिलेटेड जो जो भी डाउट है वो आपको क्लियर करना है। डेली बेसिस पे हमारा चैप्टर चलता रहेगा, और लेक्चर के एंड में मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन हो जाएगा। क्लियर है? है ना? बोलो, आवाज तो आ रही है सबको कि नहीं? यस सर। ठीक है, देखो आप अगर ये नोट्स डेली बेसिस पे क्लासेस पे अगर अच्छे से अटेंड करते हो, जितना करा है उतना भी ढंग से करोगे तो सफिशिएंट है। बस प्रोवाइडेड क्लास को करने के बाद क्लास के नोट्स अच्छे से पढ़ो। सेकेंड थिंग, मॉड्यूल घर पे सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना मॉड्यूल के कुछ भी नहीं हो पाएगा। और मॉड्यूल घर पे सॉल्व करो, जो भी अगर नहीं आता है तो क्लास के लास्ट में पूछ सकते हो। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे 2-3 बार एक पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, और जब नहीं आएगा तब फायदा है। ठीक है, है ना? इसलिए मॉड्यूल अटेम्प्ट करो। ओके सर। ठीक है, ओके, चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। आज का चैप्टर जो है मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट। एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है उन सारी चीजों के बारे में आपको पहले बता देता हूँ। इस चैप्टर का वेटेज क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, और इस चैप्टर में क्या क्या आता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट और कितना जेई पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड। तो देखो, ये पूरा जो चैप्टर है मैट्राइसेस एंड डिटरमिनेंट पूरा एक साथ ही इतना कवर करना है हमको, जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें हैं। पहला है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, उसकी क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मतलब ये पहला तो पढ़ना है स्क्वायर मैट्रिक्स एंड इट्स टाइप, फिर उसका पढ़ना है एल्जेब्रा। एल्जेब्रा मतलब कैसे ऐड, सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करना है। कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है। फिर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या है। फिर सम स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स जो जेई में कभी कभी, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया जाता लेकिन जेई में उसका नाम कभी कभी यूज हो जाता है, तो उसकी बस प्रॉपर्टी देखनी है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या रिलेशन है वो, फिर डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। फिर कभी कभी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते थे डिटरमिनेंट में, तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो हमको देखना है। और कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको अगर याद रख लोगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। एडजॉइन एंड इनवर्स ये काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और ये इसमें तो गारंटी एक क्वेश्चन आना ही है, सॉल्विंग ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो ये जो स्टार मार्क मैंने किए हैं, यहां से आपका एक ये और ये 3 टॉपिक तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से जेई मेंस में एक क्वेश्चन आपको आना ही है। इसलिए इन टॉपिक को तो स्पेशल आपको ध्यान देना ही है। ठीक है, खासकर नीचे के ये वो जो सेकंड लास्ट के 2 टॉपिक, एडजॉइन एंड इनवर्स और सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इन 2 टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन गारंटी पिछले कुछ सालों में आ ही रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे अगले 3 से 4 लेक्चर में पूरा कवर करने की। आपको जितना जितना मैं कवर करता जाऊं उतने उतने टॉपिक से रिलेटेड जो जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन है हाथों हाथ करते रहना। एंड के भरोसे रखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे। आज मैंने जितना पढ़ाया, मॉड्यूल ओपन करना, मॉड्यूल में उससे रिलेटेड जो जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको करना है।
फिर अगले लेक्चर के जो भी मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है वो आपको करना है। इस तरह से आपको हैबिट बनाते रहनी ताकि मॉड्यूल साइड बाय साइड होती रहेगी। और इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप क्लास अटेंड करते हो, मॉड्यूल सॉल्व करके मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन कर लेते हो, आपकी जेई में रैंक आ जाएगी, गारंटी है। लेकिन ये रेगुलर बेसिस पे करना होगा, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्लियर है सबको? करें स्टार्ट? Yes, sir. ठीक है, तो ऑलरेडी ये टॉपिक आपकी स्कूल में कवर हो चुका है, तो हम फटाफट इस चीज के फंडामेंटल पे जाने के बाद ज्यादातर टाइमिंग अपना क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान देंगे। मैट्रिसेस आपको पता ही है, मेरे पास जब डेटा रहता है उस डेटा को रेक्टेंगुलर एरे में रोज या कॉलम की मदद से रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो मैट्रिसेस होता है। अब ये चैप्टर का क्या कहाँ यूज है? लगभग बहुत सारी फील्ड में इसका यूज है। आप एनसीईआरटी का जब इंट्रोडक्शन पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में उन्होंने दिया, बहुत अच्छे से दिया, आपको पढ़ना भी चाहिए कि मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का किन किन फील्ड में यूज होता है, कौन कौन सी फील्ड में, कौन कौन सी डेली लाइफ रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वहां पे इन चीज का यूज होता है और क्या क्या इनके एप्लीकेशन है। मैथमेटिकल एप्लीकेशन एक जो लास्ट में हम पढ़ेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल अगर है मेरे पास, उन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालना, वो मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की मदद से हम कर सकते हैं। किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो, लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, और भी मैथमेटिकल चीजें बहुत सारी जिनकी जो यूज कर सकते हैं। अब ये रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ अरेंजमेंट होता है रोज और कॉलम की मदद से। रोज मतलब आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल को आप बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? कॉलम। आया ना? क्लियर है? इस तरह से ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर जो डेटा, अब ये इसके अंदर में एलिमेंट, जो अंदर डेटा आएगा उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। मैट्रिसेस जनरली डिनोट होता है कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए बी सी डी, इस तरह से जनरली आप कैपिटल लेटर से डिनोट करते हो, और अंदर के एलिमेंट है वो स्मॉल लेटर से डिनोट होता है। जैसे आप यहाँ पे मान लो लिख दिया मैंने 8 2 3 7 -3 0, ऐसा कुछ लिख दिया रैंडम। अब इसमें कितनी रोज हैं? हाँ बोलो। सर हमारा ये सेकंड टर्म में आ रहा था, हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है स्कूल में। अच्छा, अभी आपकी स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? नो सर, सेकंड टर्म में है। हाँ कोई बात नहीं, अगर स्टार्ट नहीं भी हुआ खेल में पूरा ही पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है कि अगर जितने भी चैप्टर अगर आपके स्कूल में हुए या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम पूरा कवर करेंगे। क्लियर है? तो आप लोग आप ध्यान से सुनना, आपको कोई बात अगर समझ में नहीं आती तो आप वापिस पूछ लेना। क्लियर है? जिसका अगर स्कूल में नहीं भी हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ध्यान से सुनो, समझो और घर पे प्रैक्टिस करो। और क्लास के दौरान अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो अनम्यूट करके पूछ लेना, कोशिश करना अनम्यूट करके पूछो। चैट में क्या होता है कि स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे बहुत सी बार चैट दिखती नहीं है, तो अगर आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रही तो अपने माइक ऑन करके पूछ लेना। ठीक है, चलो। तो मैं बता रहा था जो हॉरिजॉन्टल होती है उसको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स मैंने अंदर लिख दिए हैं। अब मुझे आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे कितनी रोज है? 2 सर। हाँ 2 रो हैं, सबको दिख रहा है? ये देखो, ये रो 1, ये पूरी की पूरी रो 1, और ये क्या है? रो 2। हाँ है ना? बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, कितने कॉलम है? 3। नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो 3 है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। अब एलिमेंट्स को किस तरह से लिखा गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, ये नोटेशन आपको आना चाहिए, तो सुनना ध्यान से एलिमेंट को लिखने का नोटेशन। अब जैसे ये पहला जो एलिमेंट है ये किसको बिलोंग करता है? ये रो 1 में आ रहा है, कॉलम 1 में आ रहा है ना, जो ए है। तो इस एलिमेंट की नेमिंग क्या होगी? इसकी नंबरिंग होगी A11। हाँ A11, 11 नहीं बोलना कभी भी, A11। 11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। एलिमेंट देखो 2, तो 2 की कहां पे बिलोंग कर रहा है? इसकी पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो इसका क्या हो जाएगा? A12। क्या बोलेंगे इसको? A12। 12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। पहले हमेशा रो लिखते फिर क्या लिखते? कॉलम लिखते हैं। तो ये वाला जो एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या होगी? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। है ना? बोल दो। यस सर। अब ये जो 3 है इसकी पोजीशन बताओ क्या होगी? A1 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि देखो यहाँ पे क्या रहा है? फर्स्ट रो में A11, A12, A13। यहाँ पे इन सबके एलिमेंट के लिए रो इसके कांस्टेंट है, सबसे कॉलम चेंज हो रहे हैं। हाँ है ना? यस सर। आप क्या मुझे नीचे का एलिमेंट बता सकते हैं? नीचे क्या आएगा? यस सर। A21 A21 A22 A23 A23। वेरी गुड। तो ये एलिमेंट्स की पोजीशनिंग है। ये वाला एलिमेंट कौन सा? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और ये वाला एलिमेंट थर्ड रो
थर्ड कॉलम। तो ये तो आपका हो गया मैट्रिसेस। अच्छा, अब मैट्रिसेस जो है ए है, उसको उसका ऑर्डर होता है, उसको डिनोट करने के लिए एक ऑर्डर यूज करते हैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स को लिखने का तरीका, किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए इसको ऑर्डर बोलते हैं। जैसे मान लो किसी रेक्टेंगल को डिनोट करने के लिए आप उसके डायमेंशन बताओगे, लेंथ इनटू विड्थ, है ना। क्यूब को डिनोट करने के लिए उसकी साइड बताओगे, ट्राइंगल को डिनोट करने के लिए उसके लेंथ विथ हाइट बताओगे। इसी मैट्रिक्स को डिनोट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब इस तरह से नंबर ऑफ रोज क्रॉस क्रॉस नंबर ऑफ Number of columns. कॉलम। ये क्रॉस है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मत बोल देना इसको। तो यहाँ पे अगर इसका ऑर्डर पूछूं मैं, यहाँ पे कितनी रो है? 2 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2 क्रॉस 3। 6. नहीं 6 नहीं है, फिर वही बता रहा हूँ, Okay, sir. मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 आपको। cross 3. हाँ 2 क्रॉस 3, Okay. मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं है। ये क्या है? क्रॉस है, इसको ध्यान रखना। ये क्या है? क्रॉस। इसको, इसका सिंबल है 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। तो यहां तक मैंने क्या समझाया? मैट्रिसेस क्या होता है? किसी भी डेटा को, किसी भी कोई भी डेटा हो गया, या फिर कोई भी डेटा, या फिर कोई भी मतलब कुछ भी आपका है एलिमेंट्स है, उसको रोज और कॉलम की मदद से लिखने का जो नोटेशन होता है, जो रिप्रेजेंटेशन होता है, उसको मैट्रिसेस बोलते हैं। उसको इस तरह से हम डिनोट करते हैं, रोज कॉलम की मदद से ब्रैकेट के अंदर, जहां पे, और उसका ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, कोई मैट्रिक्स लीजिए, मान लो यहाँ पे ऐसा 2 3 7, तो क्या इसका ऑर्डर बता सकते हो? बताओ। No, sir. क्यों? क्या इसका ऑर्डर नहीं बता पाओगे? क्या है इसका ऑर्डर? कितनी रोज 3 cross 1. Hey, 3 cross 1. हाँ, ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1 हो जाएगा, है ना। रोज कितनी है? 3, कॉलम कितना? 1, रो 1 रो 2 रो 3, ये हो जाएगा रो 1 रो 2 रो 3, 3 रो और कितने कॉलम? 1 कॉलम। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 1। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज क्या होती है, अच्छा एक पहले एक एग्जांपल और देते हैं। दूसरा मैट्रिक्स कोई ले लिया, मान लो, इसका ऑर्डर बताओ। 3 3 cross. cross 2. 3 क्रॉस। वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक चीज और क्या होती है, यहाँ पे एक चीज है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी हम काउंट कर सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितने हैं? 6। तो आप कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो लॉजिकली वही आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 + 2 + 2, तो 2 × 3 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर निकालने, तो आप क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ध्यान रखना। या अगर आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम करोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। क्लियर है? बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक है, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम से अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये इससे रिलेटेड बेसिक फंडामेंटल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, आप ट्राई करना। जैसे अगर एक छोटा सा एग्जांपल पूछूं कि एक क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इफ अ मैट्रिक्स ए हैज टोटल, मान लो 24 एलिमेंट्स, कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर टोटल 24 एलिमेंट्स है मान लो, then what are the possible orders? Then what are the possible order of the matrix? उस मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, किसी मैट्रिक्स में अगर टोटल 24 एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने, उसका ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल होगा? जैसे मान लो, अब मुझे बताओ क्या क्या होगा ऑर्डर, क्या क्या हो सकता है? 1 cross 24. 1 क्रॉस 24, इसका प्रोडक्ट भी 24 आता है, तो 1 क्रॉस 24 का एक बन सकता है जिसमें एक रो 24 कॉलम बन जाए। और क्या बन सकता है? 24 cross 1. 2 क्रॉस 24 और 3 cross 8. 3 क्रॉस 8 और 4 cross 6. 4 क्रॉस 6 और वापिस अब रिपीट, उल्टा रिपीट हो जाएगा इनका। Yes, 6 sir. क्रॉस Yes, 4, sir. 8 क्रॉस 3, 12 क्रॉस 2 और 24 क्रॉस 1, है ना। टोटल 8 पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। क्लियर हो गया? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था मैट्रिसेस का।
अब इसके बाद जो मेजर पूरे चैप्टर में जिसके साथ हमको डील करना है वो हम स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही डील करेंगे, उसकी सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज इक्वल टू क्या हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में अगर बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स, और जिसका ऑर्डर क्या होता है? n क्रॉस n। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में बराबर हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में बराबर आ जाए, जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में बराबर आ जाए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। एग्जांपल के तौर पे देखो ध्यान से, इसका ऑर्डर क्या है? 3 cross 3. 3 क्रॉस 3। 3 रो 3 कॉलम है ना? 3 रोज और 3 क्या है? कॉलम है। तो 3 क्रॉस 3 का क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। सबको समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. Yes. इसका ऑर्डर Yes, sir. 2 बोलो। cross 2. 2 क्रॉस 2। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया कि जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आ जाए ऐसे मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix. ठीक है, एक मिनट ना, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ी सी पेज के कलर चेंज कर देता हूँ, पूरा ब्लैक कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या बोला गया है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपस में बराबर हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी तो आपको पता होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो मैं 3 क्रॉस 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? जो ये पहला एलिमेंट होगा ये बताओ कौन सा होगा? A1. A1. A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला एलिमेंट क्या होगा? A12. A12. ये वाला A13 A13. A13, वेरी गुड। फिर ये यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा? A21. फिर A22. A23. A23. A31. A31. A32. A33. वेरी गुड। क्या आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 ले लिया? अब इसमें ये जो एलिमेंट है ध्यान रखना, A11, A22, A33, इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या नाम दिया गया? Diagonal element. डायगोनल एलिमेंट। इनका नाम याद रखना, इनको क्या नाम दिया गया? डायगोनल एलिमेंट। A11, A22, A33। अच्छा, फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर क्या इनको भी हम डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हैं क्या? बोलो, क्या इसको भी आप डायगोनल एलिमेंट बोल सकते हो क्या? No, No, sir. नहीं, ध्यान रखना, दिस आर नॉट डायगोनल एलिमेंट। आपका सिर्फ एक ही डायगोनल एलिमेंट, सिर्फ यही कंसीडर होगा, ध्यान रखना, मैट्रिसेस के इसमें। ठीक है, सिर्फ इसी को आप कंसीडर करोगे। कौन से वाले को? ये वाला जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मतलब ये में जहां पे नंबर ऑफ रो, जिसकी रो और कॉलम की पोजीशन सेम हो, A11, A22, A33। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा देखो ध्यान से, AII टाइप के एलिमेंट जिसमें रोज और कॉलम सेम हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक। इसके अलावा ये जो बचे हुए एलिमेंट है डायगोनल के अलावा, ये जो बचे हुए एलिमेंट है इनको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट। डायगोनल के अलावा ये जो बचे हुए एलिमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट एलिमेंट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. डायगोनल के अलावा जो ये बचे हुए हैं इनको बोलेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट। एक वर्ड कभी कभी यूज होता है, ध्यान से सुनना है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्वेश्चन में आपको कहीं अगर वर्ड दिखे, इसका मतलब है इसकी एक वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस ऑफ एनी मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये याद रखना। कभी कभी क्या कहते हैं, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा लेते हैं फाइनल, अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा तो इंटीजर टाइप क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कि जो भी आपका आंसर आ रहा है उसका ट्रेस निकालो, उस मैट्रिक्स का क्या निकालो? ट्रेस। तो ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वो जो भी मैट्रिक्स आ रहा होगा उसके डायगोनल एलिमेंट का सम कर देना है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूं मैं, 2 3 7 8 4 2 1 0 9, ये हमको मैट्रिक्स ए है। तो पूछा मैंने, बता इसका ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा? 15. हाँ, तो जो भी डायगोनल एलिमेंट है उनका सिर्फ क्या करना है? एडिशन करना है। हाँ, है ना? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. और Done. डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? ये वाले। और बचे हुए एलिमेंट को बोलेंगे कॉन्जुगेट एलिमेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की कुछ टाइप भी होते हैं जिनका बस नाम से उनको याद रखना है।
पहला टाइप है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मतलब एक होता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप है, उसके क्या है टाइप है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ऑर्डर तो n क्रॉस n ही होगा। अब उसके टाइप क्या है, एक सेकंड किसी को पता है ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? एनीवन? नो सर। ठीक ना ध्यान। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो हम पढ़ते हैं उसमें दो तरह के ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पढ़ते हैं। एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्राइंगुलर। एक होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बस नाम से याद रखना, इसका मतलब क्या होता है वो मैं समझा देता हूं। अपर ट्राइंगल का मतलब क्या है कि डायगोनल के, ये आपका मेन डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर ही एलिमेंट्स होंगे, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट जीरो होंगे, बस इतना याद रखना है। ये डायगोनल है, डायगोनल के नीचे जो जो भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। अब बाकी जगह कुछ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। ना पूरी बात सुनो, अभी रुक जाओ, पूरा मैं पढ़ा दूं उसके बाद सुनना, उसके बाद डाउट पूछना, अभी पूरी बात कंप्लीट होने दो। क्लियर है? फिर ध्यान से सुनो, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, पुराना कोई नॉलेज अभी दिमाग में मत रखो, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको बस सुनते जाओ। क्लियर है? मैंने क्या बताया, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसके जिसके जो डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, डायगोनल के नीचे जो जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, जीरो। डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो। और इसके अलावा ये जो बचे हुए एलिमेंट है ये कुछ भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये जो तीन एलिमेंट है इनको होना पड़ेगा जीरो। अब ये जो बचे हुए एलिमेंट है दिस कैन टेक एनी वैल्यू, ये हो गया आपका अपर ट्राइंगुलर। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जो भी एलिमेंट ऊपर ट्राइंगल में आ रहे हैं इसको अपर ट्राइंगुलर बोल दिया। सेम लॉजिक लोअर ट्राइंगल में लगा दिया। लोअर ट्राइंगल में क्या लॉजिक लग जाएगा कि डायगोनल के नीचे नीचे सारे एलिमेंट हो, जो जो भी एलिमेंट जो वैल्यूज होगी डायगोनल के नीचे हो, और डायगोनल के ऊपर ये जो बचे हुए तीन एलिमेंट है ये क्या होंगे, कंपलसरी जीरो। ये जीरो, अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आ सकती है। तो अगर ऐसे 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 टाइप का मैट्रिक्स दिखे आपको, इसे बहुत कम यूज होता है, लेकिन अगर ऐसे टाइप का मैट्रिक्स दिखे, वर्ड यूज हो रहा है अपर ट्राइंगल, तो अपर ट्राइंगल में क्या बोलोगे कि ये जो एलिमेंट है तीन, ये आपके जीरो हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, जीरो। अब ये एलिमेंट कौन कौन सा है, जैसे ये वाला एलिमेंट हो जाएगा A21, A31 और A32। ये तीनों एलिमेंट्स आपके क्या होना चाहिए, जीरो। और जो बचे हुए एलिमेंट है वो कुछ भी हो सकते हो, जीरो हो, नॉन जीरो हो, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बोलना है, मुझे सिर्फ क्या बोलना है, अगर अपर ट्राइंगल में बोला है तो ये तीन एलिमेंट आपके जीरो हो जाएंगे, और लोअर ट्राइंगुलर बोला है तो ये ऊपर वाले तीन एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। तो ये आपका हो गया ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल अकेले मैट्रिक्स की, हाँ क्या हुआ, जिसके अकेले डायगोनल एलिमेंट होते हैं बाकी सारे जीरो होते हैं। हाँ वेरी गुड। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल में एलिमेंट कुछ भी होंगे चलेगा, लेकिन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। मतलब कहने का मतलब मेरे कॉन्जुगेट एलिमेंट, जितने भी मेरे कॉन्जुगेट एलिमेंट है A I J वाले और I नॉट इक्वल टू J वाले, जिसमें I नॉट इक्वल टू J है कॉन्जुगेट एलिमेंट वाले, वो सारे के सारे क्या होना चाहिए, जीरो। और जो डायगोनल एलिमेंट वो कुछ भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट में ध्यान क्या रखना है कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं बोलता हूँ डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे इधर नीचे वाले जीरो तो अपर ट्राइंगुलर, इधर ऊपर वाले जीरो तो लोअर ट्राइंगुलर, इधर डायगोनल के अलावा सारे जीरो तो डायगोनल मैट्रिक्स। क्या यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। अब इस डायगोनल के भी कुछ टाइप होते हैं, वो मैं सिखा देता हूँ, सुनना ध्यान से। डायगोनल हो गया आपका। अब डायगोनल के भी कुछ टाइप्स होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, अच्छा ये स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप है, ध्यान रखना, इसमें ऑर्डर तो n क्रॉस n ही होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हमने क्या बोला कि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, जीरो। अब ये तीन एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब डायगोनल का भी एक टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल का ही एक स्पेशल टाइप। इसमें क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल, ऑल डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल। अगर सारे डायगोनल एलिमेंट आर इक्वल कर दें तो ऐसे टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल
जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 2 2 2, यहाँ पे सारे डायगोनल एलिमेंट क्या है, इक्वल है। डायगोनल एलिमेंट का ही एक स्पेशल टाइप है, तो नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे ही, जो डायगोनल के ही टाइप है। अब इस वो डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स का बन जाएगा, तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट अगर इक्वल हो जाए तो उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो डायगोनल का ही एक सब पार्ट, मतलब एक स्पेशल टाइप है। अब इस स्केलर मैट्रिक्स का भी एक टाइप और बताया गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो स्केलर मैट्रिक्स का सब पार्ट है, मतलब स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल की तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही सही, बस इसमें स्पेशल क्या है कि जितने भी जो इक्वल है स्केलर मैट्रिक्स का पार्ट है, मतलब सारे डायगोनल एलिमेंट तो इक्वल होंगे, तो वो इक्वल किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर। अगर वो सारे एलिमेंट 1 के बराबर होंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब कहने का मतलब क्या समझाया गया कि स्केलर मैट्रिक्स का टाइप है, तो इन सारे एलिमेंट को तो इक्वल होना ही पड़ेगा। तो इक्वल वैल्यू कितनी मान ली, अगर मान लो 1 मान ली, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ध्यान रखना, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको जनरली कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। तो जैसे मैथमेटिक्स में 1 काम करता है, वैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 जैसे आई काम करेगा। कि किसी मैट्रिक्स को अगर मैं आई से मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते वो नंबर वापस आ जाता है, वैसे मैट्रिक्स के केस में किसी में मैट्रिक्स को आई से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस वो मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ऑर्डर इसका 3x3, इसको मैं I3 से भी डिनोट कर सकता हूँ। I3 का मतलब 3x3। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया कि डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 और बच्चे सारे 0, ये स्केलर का ही टाइप है। क्या इस बातें समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. ठीक, ये सारा बता दिया आपको। अब अलजेब्रा, कैसे किसी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना वगैरह सब कुछ। एडिशन सब्ट्रैक्शन में कुछ रूल बताए गए हैं। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या रूल बताए गए, सुनो ध्यान से। कि पहली बात, हम ऐड और सब्ट्रैक्ट किसको कर सकते हैं, जिनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, तभी उनको आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और ऐड कैसे करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बहुत आसान है, लॉजिकली बिना पढ़े भी आप कर सकते हो। जैसे मान लो लिख दिया 2 3 4 2 1 6 1 2 3 0 2 3, मान लो ऐसा को लिख दिया रैंडम। इन दोनों को ऐड करना था, आप लॉजिकली बताओ इन दोनों का एडिशन क्या आएगा आंसर। कौन सा एलिमेंट किसके साथ होगा, फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट के साथ ऐड होगा, हाँ है ना। Yes. Yes. 3 Three. hours. 3 आ जाएगा। फिर Five. यहाँ से सेकेंड Seven. एलिमेंट 5, फिर ये Seven. वाला एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 7। इस तरह से सारे एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है? 3 9. आरी बात समझ, जैसे ऐड किया वैसे सब्सट्रैक्ट भी कर देना है, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. जैसे ऐड किए वैसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट भी करें, हाँ, लेकिन ऑर्डर से होना, ऐसा नहीं कि एक मैट्रिक्स अलग ऑर्डर का दूसरा मैट्रिक्स अलग ऑर्डर का, दोनों को ऐड सब्सट्रैक्ट करो, वो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं होंगे। ऐड सब्सट्रैक्ट वही होंगे जिनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? Yes, sir. अगली प्रॉपर्टी, किसी भी मैट्रिक्स को अगर के से मल्टीप्लाई करना है तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे के से मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, अगर मुझे कोई कांस्टेंट k है, स्केलर बोलते हैं कांस्टेंट को, क्या बोला, स्केलर। इसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना k से, तो सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान रखना, जैसे मान लो 2 1 7 8 ऐसा कुछ लिख दिया, कोई मैट्रिक्स A, मैंने पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a। 5a का मतलब क्या हो गया, इन सारे एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई करना, मतलब इस मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो मैट्रिक्स को 5 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सारे एलिमेंट 5 से मल्टीप्लाई। 10 5 35 40. क्लियर हो रहा है? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर कोई स्केलर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट उस स्केलर से क्या होगा, मल्टीप्लाई। अच्छा, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर कॉमन लेना है मुझे कुछ, तो कॉमन भी लूंगा तो सारे एलिमेंट से कॉमन आएगा। ध्यान रखना, जैसे मान लो यहाँ से मुझे कॉमन लेना है इस मैट्रिक्स, तो किसी एक रो या कॉलम से कॉमन नहीं आएगा, सारे एलिमेंट में से एक सारी सेम चीज कॉमन आएगी। तो दूसरे तरह से भी इसको याद रखना है। क्लियर है? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ, एक सेकंड, इस व्हाइट व्हाइट हटा रहा हूँ मैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पूछा कि मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू बताओ अगर 2a माइनस 3a माइनस 2b प्लस 3x अगर 0 के बराबर है तो मैट्रिक्स एक्स क्या होगा। करो ट्राई, फंडामेंटल क्वेश्चन है, सब लोग कोशिश करेंगे।
सब लोग ट्राई कर लो एक बार अच्छे से। हो गया सॉल्व? ए दिया हुआ, बी दिया हुआ है, बोले मैट्रिक्स एक्स निकालो, 3a माइनस 2b प्लस 3x 0 के बराबर हो। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। तो कैसे करोगे? वैल्यू पुट अप कर दें। Yes, sir. 3a माइनस 2b प्लस 3 टाइम्स कोई मैट्रिक्स x इक्वल टू 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। 0 क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। अच्छा, नल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जिसके सारे एलिमेंट 0 हो। क्लियर है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0, उसको क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स। आ रही बात समझ में? अच्छा, अब इसका सॉल्व कैसे करेंगे? ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बोलो। 15. Yes, sir. 15 minus 3, 9, 6. हाँ, सेम यहाँ पे 2 भी मल्टीप्लाई कर देना, प्लस 3x इक्वल टू 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। क्लियर है? अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो सब्सट्रैक्ट करोगे अगर, तो 15 माइनस ऑफ माइनस 8, तो 15 माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस हो जाएगा 23। 23 आ माइनस 3, जाएगा. हाँ वेरी गुड। माइनस 3 माइनस 6 कितना आ जाएगा? माइनस 9। 9, 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 7। 7. 6 माइनस माइनस प्लस 4 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ गया। Yes. अच्छा, प्लस 3x उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3x है ना? Yes, sir. अब Yes, देखो ये sir. माइनस का 3 है, तो दोनों तरफ माइनस 3 से अगर डिवाइड कर दोगे तो फाइनली x आ जाएगा आपके पास। ये माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। या फिर दोनों तरफ माइनस 3 से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो। क्लियर है? सॉल्व कर लोगे आप? Yes, sir. यस। ठीक है, तो आपका फाइनली x आ जाएगा -1/3 और माइनस को अंदर भेज देना, जो भी आंसर आ जाए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो, सिंपल अलजेब्रा बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन था। आज घर जाके थोड़ी इससे रिलेटेड एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। सॉल्व एग्जांपल सॉल्व करना और फिर एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 सॉल्व कर लेना। यहां तक समझ में आया सबको कि नहीं? कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे Yes, ऐड करना है, sir. कैसे सब्ट्रैक्ट करना है। Yes, sir. ठीक है, किसी को डाउट आया तो पूछ लेना। नेक्स्ट, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बहुत बड़ा रूल है, क्या? कि ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। मतलब जिन भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम, ध्यान से सुनना, और सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, ये क्या होना चाहिए? सेम। ये दोनों अगर सेम हो गए तो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस p। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा? m क्रॉस p। एग्जाम्पल अगर समझना है, समझने के तौर पर ऐसा सोच सकते, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स से a 3 क्रॉस 4 और कोई मैट्रिक्स से b 4 क्रॉस 2, तो इनसे जो मैट्रिक्स प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगा c, उसका ऑर्डर क्या आएगा? 3 cross 2. हाँ, 3 क्रॉस 2। देखो ये दोनों सेम है, तो हाँ सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 3 क्रॉस 2। आ रही बात समझ में? एक और एग्जांपल लेते हैं, मतलब 2 क्रॉस 3 है, दूसरा मैट्रिक्स से b 4 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? 2 cross 4. क्या आएगा? क्या है? मल्टीप्लाई हो सकते हैं? नहीं हो सकते। No, नहीं। No, sir. ये दोनों सेम नहीं है, yes, sir. तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? नो, कैन नॉट मल्टीप्लाई। वी कैन नॉट मल्टीप्लाई। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, ये तो रूल हो गया बेसिक।
अब मल्टीप्लाई करना कैसे है, उसमें क्या लॉजिक लगेगा वो समझा रहा हूं, कैसे दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सुनना ध्यान। एग्जाम्पल ले रहा हूं, कोई मैट्रिक्स लीजिए ए, दूसरा मैट्रिक्स लीजिए बी मान लो, ऐसा ले लिया मानो रैंडम कुछ भी। अब मुझे पूछा कि ए बी बताओ, ए बी मतलब ए इंटू बी का क्या आंसर है। पहले सोचता हूँ भाई मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। फर्स्ट का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। इस वाले का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स है, पहले वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस सर, हाँ, ये दोनों Yes. सेम है तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले तो जो ऑर्डर है उसके हिसाब से एलिमेंट लिख लो। ऑर्डर क्या है, आंसर मल्टीप्लाई होने के बाद 2 क्रॉस 3 का बने। और 2 क्रॉस 3 में एलिमेंट कैसे होते हैं, 2 रो 3 कॉलम, A11 A12 A13। फिर यहाँ पे क्या आएगा, A21 A22 A32। तरीका याद रखो, पहले तो चेक कर लो कि वो दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कैसे चेक करना है कि भाई उनके फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज आपस में सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या ऑर्डर आएगा फिर वो निकालो, और जो भी ऑर्डर आएगा उस ऑर्डर के हिसाब से जो भी एलिमेंट्स है उनकी नंबरिंग कर दो। उनकी नंबरिंग कर दी अपन, A11 A12 A13 A21 A22 और A23। यहां तक समझ में आ गया? बोलो, यस सर, Yes, sir. जिसको भी डाउट है पूछ लेना। अब एक एक करके इनकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले निकाल रहे A11, समझना तरीका A11 को निकालने का। A11 का मतलब क्या, पढ़ते कैसे हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A11 को कैसे पढ़ते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। A12 को फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 को फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे सब में फर्स्ट रो तो कॉमन है। तो A11 को निकालने का तरीका, पहले वाले मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई पहले आगे आ रहा है उसकी फर्स्ट रो, मतलब यहां से रो की रो, और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम, दूसरे वाले मैट्रिक्स का क्या लोगे, कॉलम। उनको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंगली आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। एक मिनट, इनके एलिमेंट थोड़े डिफरेंट ले लेंगे, कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ताकि यहाँ पे एलिमेंट थोड़े चेंज कर रहा हूं, -4 7 2 0 -1 3 0, ऐसा को ले लिया मान लो, छोड़ो। अब क्या बोला गया, A11 को निकालने का तरीका, पहले वाले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम आपस में करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करना है। जैसे इन दोनों, ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, 3 होगा 7 के साथ, 4 होगा 2 के साथ। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, और बीच में प्लस का साइन। तो ध्यान से देखना, 2 इंटू -4 प्लस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 2। ये जो भी कैलकुलेशन आएगा ये आपका पहला एलिमेंट आया A11। अब अगला ध्यान सुनो, A12 मतलब वापिस से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। वापिस ये फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट सेकंड कॉलम के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होंगे। तो 2 होगा 1 के साथ, 3 होगा 0 के साथ, और 4 होगा 3 के साथ, और बीच में प्लस का साइन। लास्ट A13 वाला मतलब फर्स्ट रो वापिस मल्टीप्लाई होगी थर्ड कॉलम के साथ। तो करस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट पहला के साथ बोलोगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 एंड 4 इंटू 0। आई बात समझ में, कर लोगे? यहाँ पे जगह नहीं Yes, बचेगी। तो ये जो एलिमेंट आएगा ये क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1
प्लस 4 इंटू 0। ठीक है, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे। तो ये होगा पहली रो का काम। अब दूसरी रो में भी सेम लॉजिक। दूसरी रो में क्या होगा, अब ये सेकेंड रो वापस इन तीनों से मल्टीप्लाई होगी। रो नंबर 2 कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले कॉलम 1 से करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, तो कॉलम 1 से करोगे तो क्या आएगा 6 इंटू, देखो -4 वापिस से। रो 2 क्या है, ये रो 2 है आपकी। यहां से रो 2 लेनी है पहले मैट्रिक्स से, और बाकी इधर से कॉलम लेना, एक बार कॉलम 1, एक बार कॉलम 2, एक बार कॉलम 3। पहले रो 2 और कॉलम 1 अगर लेंगे, 6 - 4 7 इंटू 7 प्लस 8 इंटू 2। पहली रो को पहले कॉलम से करें, अब दूसरी रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। दूसरी रो को सेकंड कॉलम से, दूसरी रो 6 इंटू 1 7 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 3, और लास्ट में वापिस थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करते हैं। और ये जो भी वैल्यू आएगी वो एक मैट्रिक्स आएगा, जो कि क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट है। इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है। क्या है, बात समझ में आई? कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आई तो अभी क्लियर कर लो, बोलो बोलो जल्दी से। एक और एग्जांपल देख लो फटाफट। मान लो ये कुछ लिख दिया, पूछा ए बी क्या होगा, पहले देख लेता हूं। तो ए बी पूछा क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1 3। क्रॉस 3। वेरी गुड। इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है ना। यस तो 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्या? यस सर। मल्टीप्लाई होने के बाद ऑर्डर क्या आएगा 1 क्रॉस 2। 1 क्रॉस 2। अब पहले पहले ही देख लो क्या क्या आने वाला है, एक रो और दो कॉलम। एक रो और दो कॉलम, मतलब ये दो ही एलिमेंट आएंगे, एक रो और दो कॉलम है ना। यस उसमें भी एलिमेंट का नाम क्या होगा A11 और A12, बस ये दो ही एलिमेंट निकालने। हम इन दो एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से। A11 कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, यस सर। तो करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर देना। तो A इंटू 1 प्लस B इंटू 3 प्लस C इंटू 5, तो ये पहला एलिमेंट आ गया। फिर अगला एलिमेंट कैसे आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A इंटू 2 प्लस B इंटू 0 प्लस C इंटू 4, तो ये सेकंड एलिमेंट आ गया। तो ये आपको प्रोडक्ट हो गया AB। क्या आप समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, इस पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, जो आप प्रैक्टिस अभी की अभी करना। ठीक है, एक सेकेंड। तो 3 मैट्रिसेस के क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, प्रोडक्ट के। तीनों को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करना है, दो ही हैं, चलो इन दो को सॉल्व करो। 3 मिनट का 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करो, देखो फाइनल आंसर क्या रहा है। सब लोग प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं है बैठे रहो, सबको प्रैक्टिस करना है।
कर लिया मल्टीप्लाई? Yes, sir. Yes, sir. दोनों हो Yes, गए? sir. Sir, first हुआ है. ठीक है, सेकंड भी करो, फिर आंसर मैच मतलब फिर देखते हैं। ए बी का प्रोडक्ट क्या आएगा वो मैं लिख रहा हूं। ऑर्डर क्या है? 3 3। तो मल्टीप्लीकेशन के बाद ऑर्डर क्या आएगा? 2 cross 4, sir. 2 क्रॉस 4। वेरी गुड। तो पहले तो ये लिख लेना, 2 रो 4 कॉलम, 2 रो आएंगे और 4 क्या आएंगे? कॉलम आएंगे। तो पहले ऊपर वाला रो निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो इन तीनों कॉलम से एक करके मल्टीप्लाई होगी, आया ना? बोलो सही है? तो देखो ये हो Yes, जाएगा sir. 2 into 1 2 प्लस 6 प्लस 0, तो 2 प्लस 6 प्लस 0। फिर रो 1 को करो कॉलम 2, पहले रो 1 को फिक्स कर लो। रो 1 को फिक्स कर लिया, फिर एक करके चारों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। फिर रो 2 को करेंगे कॉलम 2 से, तो 0 प्लस 3 प्लस 4। फिर रो 1 को कॉलम 3 से 2 प्लस 3 माइनस 4। फिर रो 1 को कॉलम 4 से 4 प्लस 6 प्लस 12। ये रो 1 का काम हो चुका है। अब रो 2 को फिक्स कर लेते हैं। अब रो 2 मल्टीप्लाई होगी सारे कॉलम से एक करके, तो 1 प्लस 4 प्लस 0, फिर 0 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस माइनस 3, और ये हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 9। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब इसका फाइनल आंसर कितना है वो आप लिख लोगे, हाँ है ना? 8 7 1, 1 फिर 22 कितना है? 22 5 5 5 5 0 15 0 15। 15. ये आपका पहले का आंसर है। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। ये ए पार्ट। बी पार्ट में मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या ऑर्डर आएगा? 3 cross 3, sir. हाँ, ये 3 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 3 है, तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 3 क्रॉस 3 आएगा, है ना? अब 3 क्रॉस 3 अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। कैसे बनेगा? वापिस एक एक करके रो को फिक्स करो। पहले रो 1 में तो यही है, तीनों कॉलम के साथ होगा, है ना? तो रो 1 तीनों कॉलम के साथ देखो, समझ में आ रहा है ना? टोटल 9 एलिमेंट आएंगे 3 क्रॉस 3 में। क्लियर है? Yes, ऑर्डर sir. समझ में आया? 3 क्रॉस 1 मैट्रिक्स 1 क्रॉस 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर तो 3 क्रॉस 3 आएगा ना? अब उसमें पहली रो के एलिमेंट लिखते हैं। तो ये पहला एलिमेंट क्या? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1। फिर 1 को मल्टीप्लाई करो तो एक एक करके तीनों कॉलम के साथ, फिर 1 इंटू 2, फिर 1 इंटू 4। ये रो 1 का काम हो गया। अब रो 2 को फिक्स करो, रो 2 में ये है, वापिस एक एक करके सारे कॉलम के साथ कर दो, तो वापिस कॉलम के साथ करोगे तो यही आ जाएगा। फिर रो 3 को देख लो, रो 3 में क्या आ रहा है? 0। इस रो 3 को तीनों कॉलम से वापस मल्टीप्लाई करोगे, तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे? 0 आ जाएंगे। तो ये आपका सेकंड पार्ट का आंसर है। कैसे ही आ रहा है? बोल दो जल्दी से। Yes, sir. है ना? ठीक। आज हमने बहुत सारा कवर कर लेंगे। आपको एनसीईआरटी पहला पार्ट आपको आज घर जाके एनसीईआरटी करना, जिन्होंने भी नहीं किया है, और जिन लोगों की भी ऑलरेडी एनसीईआरटी हो चुकी है वो मॉड्यूल स्टार्ट कर देना। ठीक है, जितना भी आज मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो जो भी मॉड्यूल में क्वेश्चन आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की, क्या? कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मतलब जनरली मतलब कभी कभी जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स से ए, कोई मैट्रिक्स से बी, ए को बी के साथ मल्टीप्लाई किया, आपको एक मैट्रिक्स मिला। फिर आपने बी को ए के साथ मतलब पहले बी लिख दिया बाद में ए लिख दिया, अब उससे आपको एक मैट्रिक्स मिला। अब जरूरी नहीं कि दोनों मैट्रिक्स हमेशा बराबर हो। मैथमेटिक्स बाकी अलजेब्रा में होता है जो नंबर सिस्टम में, लेकिन यहाँ मैट्रिसेस में से कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है बराबर आए, हो सकता है बराबर ना आए, पर आपको ऐसा नहीं बोलना है कभी कि ए बी और बी का प्रोडक्ट सेम आएगा, नहीं। इन जनरल दे आर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट इक्वल। ये बात समझ में आ रही? हाँ, एडिशन कम्यूटेटिव Yes, होगा। sir. एडिशन कम्यूटेटिव होगा मतलब ए को बी के साथ ऐड करो या बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ ऐड करो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने में क्या आएंगे? सेम ही आएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो एडिशन इज कम्यूटेटिव बट मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब ए बी और बी इज नॉट इक्वल। क्लियर? Yes, sir. ओके, ग्रेट। तो ध्यान रखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है मल्टीप्लिकेशन की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ब्रैकेट चेंज।
मतलब ए क्रॉस ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स है उसको जब मैं सी से मल्टीप्लाई करूँ या तो ऐसे मल्टीप्लाई करूँ या ए को मल्टीप्लाई करो बी और सी के साथ, दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। दोनों से आंसर क्या आएगा? सेम। तो एसोसिएटिव भी एप्लीकेबल है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है ओवर एडिशन। मतलब आपको इस तरह से दिया ए क्रॉस ब्रैकेट बी प्लस सी, बहुत सारी ये सारी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुत सी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में काम आती है। एक ए को मल्टीप्लाई करना बी प्लस सी के साथ, आप क्या कर सकते हो? एक एक करके मल्टीप्लाई, ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ध्यान रखना ऑर्डर शुड बी सेम। ऑर्डर मतलब सीक्वेंस, ऑर्डर मतलब बोलो सीक्वेंस शुड बी सेम। मतलब अगर ए आगे है तो ए आगे ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी बनेगा, बी ए मत लिख देना, और ए फिर सी है तो ए और सी होना चाहिए। अगर मान लो इस तरह से होगा बी प्लस सी क्रॉस ए है, अब ये मल्टीप्लाई अगर होंगे तो यहाँ पे बी पे ले तो बी का ए के साथ होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बी ए, और फिर क्या लिखोगे? प्लस का सी है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है, सीक्वेंस। ऐसा नहीं कि ए बी को बी ए लिख दिया, बी ए को ए बी लिख दिया, एकदम सीक्वेंस में मल्टीप्लाई करना है। सीक्वेंस मतलब जैसे यहाँ पे अगर ए आगे है तो ए को बी के साथ करोगे पहले तो ए बी आ जाएगा, फिर ए को सी के साथ करोगे तो ए सी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगली प्रॉपर्टी जो कि मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वो मैट्रिक्स वापस खुद ही आ जाएगा। तो किसी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करो तो ए आ जाएगा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करो तो मैट्रिक्स बी वापस आ जाएगा। आई करो या आई की कोई भी हायर पावर करो, आंसर वापस वही रिपीट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स से ए दूसरा मैट्रिक्स से बी आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हैं ताकि उनका एडिशन आपस में करने के बाद सारी वैल्यू जीरो आ रही है। तो अगर ए और बी का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसमें से कोई एक नल मैट्रिक्स होगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ए और बी का नल होना। कभी कभी एलिमेंट इस तरह से भी हो सकता है कि आपस में उनका मल्टीप्लीकेशन नल आ रहा, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि मान लो अगर ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे नल मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स आ रहा है तो ए और बी को कोई जीरो होना पड़ेगा कि नहीं? जरूरी नहीं है। ए और बी नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ये पांचों पॉइंट में अगर कोई पॉइंट में डाउट हो तो वापस पूछ लो। एनीवन, किसी को कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो प्रॉपर्टीज का तो आप वापस पूछ सकते हो। क्लियर है? बस प्रॉपर्टीज है, इनको ध्यान रखना है। नहीं समझ में आया वापस पूछ लो। क्लियर हुआ यहां तक? Yes, sir. ठीक, यहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? एनीवन? No, sir. No, sir. अब थोड़ा एनसीईआरटी आपको घर पे सॉल्व करना पड़ेगा, फंडामेंट। ताकि एनसीईआरटी थोड़ी आप सॉल्व कर लोगे ना तो चीजें क्या है ना, आगे आने वाली क्लासेस आपके लिए आसान है। जिन्होंने भी नहीं कर रखी हो, जिन्होंने कर रखी अच्छी बात है, लेकिन जिन्होंने भी नहीं कर रखी वो आज सॉल्व जरूर कर लेना, और जिन्होंने ऑलरेडी एनसीईआरटी सॉल्व कर रखी है वो मॉड्यूल की प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? ठीक है। कुछ क्वेश्चन पहले मैं कुछ कॉन्सेप्ट और कवर कर रहा हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एंड इट्स प्रॉपर्टी। तब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जैसे कोई मैट्रिक्स से ए 2 1 3 7 8 9, कोई मैट्रिक्स ए ले लिया, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3 है ना? Yes, sir. तो इसका ट्रांसपोज लेना है। मान लो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाए। ट्रांसपोज को हम डिनोट करते ए टी से या फिर ए डैश से। तो रोज और कॉलम को आपको उसको इंटरचेंज करना है। मतलब ऑर्डर अगर पहले 2 क्रॉस 3 था तो ट्रांसपोज लेने के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2। ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 क्रॉस 2, और एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जो पहले रो 1 में थे वो कॉलम 1 में आ जाएंगे, जो पहले रो 2 में थे वो कॉलम 2 में आ जाएंगे। तो ज्यादा कोई टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल समझना है। ये जो वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब क्या? रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करना। मतलब जो चीज पहले रो में थी वो बाद वो ट्रांसपोज करने के बाद कॉलम में आ जाएगी, और जो कॉलम में थी वो रो में आ जाएगी। क्या ये बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. जैसे 2 1 0 7 ऐसा है, इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो रो में था वो कॉलम में आ जाएगा, है ना? तो 2 1 कॉलम 1 में आ जाएगा, 0 7 कॉलम 2 में आ जाएगा। तो ये ट्रांसपोज हो गया। ये क्या हो गया? ट्रांसपोज। ये तो ट्रांसपोज हो गया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनते हैं। तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है ध्यान समझना। क्या अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का वापस ट्रांसपोज ले लिया, तो मैट्रिक्स था
आपने ट्रांसपोज लिया मतलब रो कॉलम को बदल दिया, वापस से उसका ट्रांसपोज दे दिया मतलब वापस रो कॉलम को वापस बदल दिया, तो जो ओरिजिनल मैट्रिक्स वही वापस आ जाएगा, है ना। जैसे मान लो इसी का वापस ट्रांसपोज ले लूंगा तो ये खुद वापस आ जाएगा, तो Yes, ट्रांसपोज sir. वापस ट्रांसपोज लेने पे वो आ जाएगा, तो लॉजिकली क्लियर है कि ट्रांसपोज अगर 2 बार लोगे तो वापस वो मैट्रिक्स खुद बन जाएगा। 2 मैट्रिक्स एडिशन में है का होल ट्रांसपोज है, तो आप दोनों पे सेपरेट ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज भी लिख सकते हो, या फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज में होल ट्रांसपोज कॉमन भी ले सकते हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज अलग अलग हो सकता है, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। क्लियर बात है? Yes, sir. एडिशन Yes, sir. सब्ट्रैक्शन में ट्रांसपोज का आप अलग अलग कर सकते हो। अगली प्रॉपर्टी, कोई मान लो कोई मैट्रिक्स से कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई और उसको होल ट्रांसपोज है, तो आप इसको के टाइम्स ए ट्रांसपोज भी लिख सकते हो। ठीक है, तो के टाइम्स ए ट्रांसपोज हो या के का ट्रांसपोज बात सेम है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करो इसके साथ, वो तो सारे एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज लेके मल्टीप्लाई करो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, क्योंकि सारे एलिमेंट ही मल्टीप्लाई होंगे। और लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि प्रोडक्ट में अगर ए और बी दो मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका होल ट्रांसपोज है, तो प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, रिवर्स ऑर्डर हो जाता है। तो ए और बी का होल ट्रांसपोज कैसे लिखोगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। प्रोडक्ट में ऑर्डर क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ए बी का होल ट्रांसपोज को क्या लिखोगे, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये दो के साथ भी, 3 के साथ भी एप्लीकेबल है। अगर मान लो 3 मैट्रिक्स प्रोडक्ट में उसका होल ट्रांसपोज, तो इसको रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्या बातें समझ में आ रही है कि नहीं आपको? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, ये सारा पढ़ा दिया, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब इससे रिलेटेड में कुछ क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से फिर आपने कर रखे होंगे, मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन ओपन करता हूँ, 1 मिनट। आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको टाइम दूंगा, आराम से शांति से उन क्वेश्चंस को देखना और अटेम्प्ट करना। 1 मिनट मॉड्यूल ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। आज के रिलेटेड जो जो भी चीजें मैंने बताई है एक बार उनको ध्यान से देखो, और क्वेश्चन अभी के अभी अटेम्प्ट करो और अभी के अभी डाउट क्लियर कर लेना। ये देखो मैट्रिक्स की सारी थ्योरी अच्छे से यहाँ पे गिवन है मॉड्यूल के अंदर। आप चाहो तो और डिटेल में अगर आपको थ्योरी समझनी है तो इसको एक बार देख लेना। सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं, प्रॉपर्टी भी सारी लिखी हुई है, सारी आज प्रैक्टिस कर लेना घर पे टाइम मिले तो ट्रांसपोज तक हमने कर लिया, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे सॉल्व एग्जाम्पल और थ्योरी गिवन है मॉड्यूल के अंदर। हाँ, जब भी मॉड्यूल करो बस एक चीज का ध्यान रखना, सिलेबस को देखते, जितना मैं क्लास में कवर करा रहा हूँ उसी को देख के करना। चलो, शुरू के 5 क्वेश्चन हैं, 5 मिनट का समय, 4 मिनट का समय है आपके पास। 4 मिनट के समय में इन 5 क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर लो। 1 सेकंड, कहाँ चलेगी, मेरे को सॉरी डिलीट हो गई। 1 सेकंड, वापस मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट, वापस शेयर करता हूँ। क्या आपको एक क्वेश्चन विजिबल है, स्टार्टिंग 5 क्वेश्चन सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. काम करो, शुरू के 4 ही करो पहले, 5th का भी रहने दो। ये शुरू के 4 क्वेश्चन सब लोग सॉल्व करेंगे।
हाँ हो गए अटेम्प्ट यस सर। कर रहे यस कर रहे हैं। सर देखो अच्छा फर्स्ट वाले का यस आंसर सर क्या है? एक रह गया 6। सर 6 हाँ 18 के पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो जाएंगे? 1 क्रॉस 18, 2 क्रॉस 9, 3 क्रॉस 6 और फिर उनके उल्टे। हाँ है ना, 6 ऑर्डर आ रहे हैं। यस सर यस सर। अगला क्या बोला था? 3 क्रॉस 2 मैट्रिक्स एलिमेंट ए आई जे इक्वल टू, हाँ अब देखो ये क्या दिया हुआ था? ए आई जे इक्वल टू 2 आई माइनस जे। आपको सारे एलिमेंट लिखने थे, तो आई जे इस तरह से नोटेशन है। तो ए वन वन, पहला एलिमेंट क्या होगा? ए वन वन। ए वन वन के लिए आई और जे को 1 और 1 रखोगे, है यस ना? सर। तो आई और जे को 1 और Yes, 1 sir. रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 1 1। फिर 1 अगला एलिमेंट ए 1 2, 1 2 कैसे आएगा? आई को 1 जे को 2, आई को 1 जे को 2 रखोगे तो क्या आएगा? 0 आ जाएगा। यस सर। 1 2 Yes. 0 आएगा, तो पहले रो का 1 2। अब से रो 2 निकालते हैं। रो 2 निकालने के लिए रो 2 का पहला एलिमेंट क्या होता है? ए 2 1। तो आई को 2 जे को 1 रखोगे तो 4 माइनस 1 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे दिया हुआ है। और सेकेंड एलिमेंट क्या होगा? ए 2 2। तो आई को 2 जे को 2 रखोगे तो 4 माइनस 2 2 आएगा, तो 3 2। तो 1 0 3 2 मतलब ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, फोर्थ आया ना? Yes. Yes, sir. समझ में आया कैसे करा अपन ने? Yes, sir. मतलब बेसिकली आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स निकालने हैं। जो भी एलिमेंट की नंबरिंग है आई और जे की वैल्यू वैसे रखनी है। जैसे अगर ए 3 1 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आई की जगह 3, जे की जगह 1 रखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? यस Yes, sir. वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, अच्छा ये चीज तो बतानी थी कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे आपस में। यस सर। Yes. sir. तो जैसे यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर होगी? -1 के बराबर। 1 1 के बराबर होगा, z 4 के बराबर हो जाएगा, 2x माइनस वाई 0 के बराबर हो जाएगा, 0 ऑलरेडी 0, w 5 के बराबर हो जाएगा, है ना? तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो मुझे बताओ z की वैल्यू कितनी होगी? ये z किसके 4 बराबर आएगा? 4। 4 w किसके बराबर होगा? 5 5। 5 के अब देखो x और y के लिए दो इक्वेशन है, x माइनस वाई की वैल्यू -1 के बराबर और 2x माइनस वाई की वैल्यू 0 के बराबर। उन दोनों को सॉल्व करके x और y भी आ जाएगा, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो उनको आपस में सेम बोल सकते हैं। फोर्थ वाले में अगर ध्यान से देखोगे तो इनको पहले ऐड करना है, ऐड करने के बाद दोनों को आपस में कंपेयर कर लेना वापिस से, है ना? जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 0 तो 0 के बराबर आएगा, x माइनस 1 -2 के बराबर आएगा, 3 प्लस दिस 5 के बराबर आएगा, 2 प्लस x 1 के बराबर आएगा। तो x निकाल लोगे। अच्छा Yes, sir. ध्यान क्या रखना है? सारी इक्वेशन के लिए x सेम आना चाहिए। मतलब x की वो वैल्यू नहीं चाहिए जो सारे सेटिस्फाई करे, है ना? हो सकता है आपके x की 1 से ज्यादा वैल्यू आ रही, तो वो ऐसी वैल्यू लेनी है जो सबको सेटिस्फाई करे, तो ही आप वैल्यू लोगे। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। किसी को डाउट हो इन 4 क्वेश्चन में तो वापस पूछ सकते हैं। सर थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है? आंसर तो एक बार आप देख लेना आंसर की में अब क्या आ रहा है। बाकी लोग सबको बताओ अपने अपना आंसर कितना आ रहा है थर्ड का? 10 आ रहा है सर 10 आ 12 रहा आ है, रहा है 12 आ रहा है। कैलकुलेशन देख लेना। देखो z और w तो 9 हो जाएगा, तो इन दोनों का सम तो 9 हो जाएगा। आपको बस x और y सॉल्व करना। तो x और y देखो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, दोनों को सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा? माइनस इधर से आएगा। अगर इस इक्वेशन इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -x इक्वल टू -1, तो x आपका आ जाएगा 1 के बराबर। x अगर 1 है तो यहाँ पे x को 1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा? 2, x 1 y 2, तो टोटल एडिशन कितना हो जाएगा? 12। हाँ 12 आएगा। क्लियर है? x 1 y 2 आ रहा है और z 4 w 5 आ रहा है। Yes, sir. तो ध्यान रखो। तो ये बचे हुए क्वेश्चन और भी हैं, इनको आज सॉल्व करोगे घर पे? Yes, कहाँ sir. तक करना मैं बता देता हूँ आपको। sir. क्वेश्चन नंबर 14 तक ट्राई कर लेना, लेकिन पहले एनसीईआरटी देखना ध्यान से। पहला प्रेफरेंस क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी करने के बाद फिर क्वेश्चन नंबर मॉड्यूल के फर्स्ट शुरू के 14 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो ये कर लेना। मॉड्यूल भी शेयर्ड है ऑलरेडी, मैं फिर भी आपको चैट बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? बाकी आपके वो स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे शेयर्ड है ऑलरेडी, वहाँ पे नोट्स भी अपलोड हो जाएंगे। एनसीईआरटी पहले देख लेना, एनसीईआरटी नहीं देखी हो और एनसीईआरटी अगर शुरू की एक्सरसाइज कर रखी हो तो फिर मॉडल सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो
आज के लिए इतना ही रखते, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये करके आना जो जो भी बताया। क्लियर है?